समझ लिया था, पिछली क्लास में समझा था कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत में अपनी इंग्लिश सत्ता को स्थापित कर लिया था। हमने वेदरा की लड़ाई पढ़ी, डचों को हरा दिया, सत्ता स्थापित हो गई। बक्सर की लड़ाई को पढ़ा 1764 ईस्वी को, हेक्टर मुनरो ने परास्त किया भारत के 3 शासकों को और भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। हमने पढ़ा 1760 की वांडीवास की लड़ाई को। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में शासन नहीं चलाया, वो भी साम्राज्य किसके अधीन हो गया, वो ब्रिटिशों के अधीन हो गया। अर्थात अब तक हमने पिछली वीडियो तक इतना समझ लिया था कि भारत में कैसे कैसे स्थापना हो गई इस्लामिक ब्रिटिश साम्राज्य की। अब जब ब्रिटिश आए तो भारत में उन्होंने जो शासन चलाया कौन कौन से, अब उनके जो पद बने वो रहे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। अगर आप किताब पढ़ते हो तो किताब में आपको आधुनिक भारत जो मिलेगा यहाँ का, वो अलग हेडिंग मिलेगी, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ऐसे अलग अलग हेडिंगें मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको सब कुछ एक साथ लिख दिया है। किताब जब आप पढ़ते हो तो किताब में आपको समझाने वाला नहीं होता, आप अपने आप पढ़ रहे होते हो। इसीलिए किताब को छापते समय ये बात ध्यान रखी जाती है कि उसका वो अलग अलग बंटवारा करके देता है। लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने के लिए हूँ, आपको बस ध्यान के साथ सुनना है कि ये गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर था, कौन बंगाल का पहला गवर्नर बना, कौन भारत का पहला गवर्नर बना, गवर्नर जनरल कैसे कैसे बने, सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने इतना तो समझ ही लिया था कि इसने प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, और प्लासी की लड़ाई लड़ी इसने, वेदरा की लड़ाई लड़ी, और इसी व्यक्ति ने हेक्टर मुनरो को बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी को लड़ने के लिए भेजा था। अब आगे की कहानी को समझते हैं कि अब रॉबर्ट क्लाइव ने ना बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपनी धाक जमा ली रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल वाले क्षेत्र में। बंगाल उस समय में असम, बिहार, पूरा बंगाल, ये सारा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। इस रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भेजा था, वो भेजा था केवल व्यापार करने के लिए, इसको व्यापार करने के लिए भेजा। लेकिन इसने क्या देखा, इसने देखा कि भारत के दुग्गी तिग्गी राजा हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं और हम उनसे सामान खरीदते हैं तब वहां लेकर के जाते हैं। इसने नीतियां अपनाई कि क्यों ना इस क्षेत्र पर ही कब्जा कर लिया जाए, और अब हमें वो सामान खरीदना ही नहीं पड़ेगा, जब अपना ही क्षेत्र होगा तो सीधा उसको यहां से लिया और इंग्लैंड में बेच देंगे। यही कार्य इसने किया और अपनी अच्छी सत्ता इसने स्थापित कर ली। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव बना है बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर बना है। ये गवर्नर कब तक है, बंगाल का है, भी भारत का तो नहीं बोला, केवल बंगाल का है। और इसने क्या कार्य किया था, एक लिख दे, फिर समझाएंगे दोबारा से। वर्ष 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ। कहानी को सुनिएगा क्या थी। आपको मैंने पिछले दिनों पढ़ाया, पिछली क्लास में पढ़ाया कि 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। जहां से पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से उठा रहे हैं बिल्कुल। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, और उस बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो गया था लड़ने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था दक्षिण से कि तू जा इस बार। और जो हेक्टर मुनरो गया था, तो हेक्टर मुनरो ने वो जो 3 शासक हराए थे, अवध का शासक शुजा उद दौला, बंगाल का शासक मीर कासिम और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, उनकी हत्या नहीं की थी। उनकी हत्या 1764 में नहीं की, बल्कि उनको बंदी बना के रख लिया। पता था अंग्रेजों को
कि अगर इनकी हत्या कर दी तो इनके वंशज हमसे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, इनके वंशज हमसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे, फिर उनसे लड़ते फिरेंगे। तो उन्होंने हत्या नहीं की, उनकी बंदी बना के रखा। और उसके पश्चात जब मामला शांत हो गया तो अब ला रहा है 65 में निकाल करके 1765 ईस्वी में किलाओ रॉबर्ट क्लाइव। अब लाओ बंगाल के मीर कासिम को लेकर के आओ। बंगाल के मीर कासिम के साथ इलाहाबाद की पहली संधि कर ली उसने, जो भी थी उसको नहीं पूछता, हम नहीं पढ़ेंगे, जो भी शर्तें थी उसकी, इलाहाबाद की पहली संधि हो गई, चल जा। उसके बाद बुलवाएगा 2-4 दिन के बाद, लाओ अब इसको लाओ, शाह आलम द्वितीय को लाओ। शाह आलम द्वितीय आया निकाल करके कैद खाने से बाहर, उससे भी शर्तें रखी कि चाहते तो हम तुझको मार देते लेकिन चल तुझको छोड़ रहे हैं, चाल है इसमें भी अंग्रेजों की। और शर्त क्या रख दी, शाह आलम द्वितीय के बाद पास संधि का मतलब क्या होता है कि जब एक राजा जीतता है दूसरा हारता है तो जीतने वाला अपने कुछ अधिकार रख देता है उस पर। क्या अधिकार रखे, इसको इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा। इससे कहा गया कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार और असम वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र की संरक्षा की जिम्मेदारी तेरी होगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी होगी। किसकी? शाह आलम द्वितीय की। दूसरी बात क्या कही गई, इससे कहा गया कि जो भी तेरे क्षेत्र में आय की प्राप्ति होगी, टैक्स की प्राप्ति होगी, उसको हम अपने पास रखेंगे। ये कह रहा है कि एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी और टैक्स वसूल लोगे तुम, मैं सेना लगाऊंगा सुरक्षा के लिए, उसको वेतन कहां से दूंगा? अंग्रेजों ने कहा पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। पूरी बात में सुनाया। रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है कि हम इसके बदले आपको 26 लाख रुपए दिया करेंगे 1 साल के। शाह आलम द्वितीय के पिछला एपिसोड क्या था, अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय सोच रहा तो सही है, मुझे शर्त मंजूर है। अब क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी बन गया। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरी संधि, इलाहाबाद में संधि हुई थी, इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत ये समझौता इसका हो गया था। पहली कहानी समाप्त। रॉबर्ट क्लाइव को हमने पढ़ लिया। रॉबर्ट क्लाइव से जितने प्रश्न पूछता है वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। ये कौन है? ये बंगाल का पहला क्या है? ये बंगाल का पहला गवर्नर है। इसके बाद ना और बने 1-2 दुग्गी तिग्गी शासक, 1-2 दुग्गी तिग्गी शासक और आए, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम उनको अब नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो काम का व्यक्ति आया वो आया वारेन हेस्टिंग। अब बताइए वारेन हेस्टिंग को पूछता है एग्जामिनर के नहीं पूछता? वारेन हेस्टिंग को एग्जामिनर बहुत बहुत ज्यादा पूछता है। तो वारेन हेस्टिंग आया। इसके बाद इक्की तुक्के को हम नहीं पढ़ रहे हैं। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग जो आया वो आया था वर्ष 1772 ईस्वी को। 1772 से लेकर के वो रहा था वर्ष 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहा। और इसके समय में जो प्रभाव रॉबर्ट क्लाइव के समय में था बंगाल वाले क्षेत्र पर, वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में वो और बढ़ गया धीरे धीरे। अब क्या होता है? अब होता यह है कि अब जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ये देखती है कि इंग्लैंड से जो लोग भारत में व्यापार करने के लिए गए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी धाक जमा ली वहां। हमें उनके, और हमारे देश के लोग, हमारी कंपनी के लोग इतनी बढ़िया धाक जमाए हुए हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। कौन कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बोला? इंग्लैंड की सरकार को। क्यों? कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी तो जितना प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा उसका कुछ परसेंट इंग्लैंड की सरकार भी तो रखती है। इसका सीधा मतलब है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट है तो इंग्लैंड की सरकार को प्रॉफिट है। तो इंग्लैंड की सरकार ने क्या कार्य किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर भारत में एक एक्ट भेजा। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये 1700, इसका नाम ही था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये कानून भारत में आया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत आने वाले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाना, गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाना। अब तक जो रॉबर्ट क्लाइव हमने पहले पढ़ा वो तो किसी के अधीन नहीं था, और लेकिन ये जो एक्ट आया, इस एक्ट वारेन हेस्टिंग 72 में बन गया था, 72 में भी किसी के अधीन ही नहीं है, 72 में भी गवर्नर था। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, इसके अंतर्गत अब ये बनने लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर। तो एग्जामिनर पूछेगा जब गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बना तो फिर वो गवर्नर नहीं रह गया, फिर उसको क्या कहने लग गए, गवर्नर जनरल लग गए। क्या पूरे भारत की बात चल रही है? भारत का भी जिक्र नहीं आया, केवल बंगाल के पढ़ रहे हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और इसकी जो अवधि थी 1774 से 1785 तक वो गवर्नर जनरल के पद पर थी। 72 से 74 तक तो गवर्नर ही रहा। पूरा टाइम लिखा है मैंने, यहाँ समझ लोगे आप इसको, यहाँ बीच में 74 लिख दें तो भी आप समझ जाओगे कि इतने समय तक गवर्नर, उसके इस समय तक ये रहा। अब उसके पश्चात जब ये भारत में आया, इसने अब क्या क्या कार्य किए? आपको याद होगा, कुछ बातें याद होंगी कि जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जिनका नाम मूल शंकर, गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद था, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे वेदों की ओर लौटो, वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, कहते थे, नारे लगाते थे। वो कहते थे कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की तुलना नहीं कर सकता। दयानंद सरस्वती जी ऐसा कहते थे, दयानंद सरस्वती जी। तब जब उन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ये ऐसी ऐसी बातें कहीं, किसने संकलन किया था वेदों का? वेद व्यास जी ने। महाभारत का लिखो वेद व्यास ने, इनके द्वारा लिखा गया। और भागवत गीता की रचना भी किसने की? वेद व्यास जी ने। और आपको याद हो कि भागवत गीता में तो बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। और वो ललक उठी इस वारेन हेस्टिंग में, और वारेन हेस्टिंग ने भागवत गीता का फिर अंग्रेजी में अनुवाद कराया कि हम भी तो देखें ऐसा क्या है इसके अंदर। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया? वारेन हेस्टिंग ने। और करने वाला व्यक्ति था विलियम विल्किंस। अंग्रेजी अनुवाद कराया। आगे सुनिए, जब ये एक्ट आया भारत में, क्या उद्देश्य था? गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाना। अर्थात अब जो गवर्नर जनरल था बंगाल वाले क्षेत्र में, वो कोई आदेश जारी करता था, वो टैक्स लगा सकता था, हो सकता था ना, ये अधिकार उसको दे दिए गए। अगर उसके कहने को कोई ना माने, बात को समझिए, जब कोई भी मकान खड़ा होता है तो कम से कम एक मजबूत मकान के लिए आवश्यकता होती है 4 पोल की। वो 4 पोल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, और एक होता है पत्रकारिता। ये 4 होते हैं जरूरी, बात को समझिए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली बात उठी थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो जब तक संसद में उस पर बहस हो रही है, विधानमंडल में बहस उस पर हो रही है, तब तक उसको क्या कहेंगे? तब तक उसको कहेंगे बिल या विधेयक। और बहस हुई 1 माह 1.5 माह, और माना उस पर फाइनली पूछा गया कि आप बताओ कि आपकी राय क्या है, इसको लागू किया जाए कि नहीं लागू किया जाए। तब जब वोटिंग हुई तो वोटिंग मिली 1/2+1 से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा लोग सहमत थे कि इसको लाया जाए। और जब इसको लागू कर दिया तब ये विधेयक, ये बिल था पहले, और जब लागू हो गए तो क्या कहलाया? ये कहलाया कानून। अब ये कानून बन गया, ये अधिनियम बन गया। इसको जो अब जब ये कानून बनाया किसने? ये बनाया विधायिका ने, उसको कहते हैं विधायिका। समझ आया क्या है विधायिका? 4 पोल बता रहे हैं, एक क्लियर हो गया, विधायिका। अब ये जो कानून है रेगुलेटिंग 1773, ये भी तो किसने बनाया होगा? इंग्लैंड की सरकार ने।
विधायिका तो है, भले भारत में नहीं है, वहाँ है ना, 4 पोल पूरे करेंगे आज इसके। तो ये हो गया एक। उसके बाद जब ये भारत में माना उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो जाए 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला, जब 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला कानून लागू हुआ कि भाई, और एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरी संख्या तो 2.5 की इकाई तक जानी जानी है, अब क्या होगा, उस व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान कुछ तो होगा। सजा देगा कौन? सजा देगा न्यायालय। भाई उसको जो लागू कराया है वो किसने कराया? कार्यपालिका ने, विधायिका ने तो बना दिया, कार्यपालिका उसको लागू करा रही है। जैसा कानून बना हुआ है, माना कि बाघ संरक्षण कानून है कि कोई हत्या नहीं करेगा, उसको जो लागू कराने वाले अधिकारी लोग हैं तो वो हो गए कार्यपालिका के सदस्य, और किसी ने कर दी तो कार्यपालिका के सदस्य ने उठाया, लेकिन सजा नहीं दे सकता ना कार्यपालिका, सजा देने के लिए कौन है? न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका भी जरूरी है। तो हमारी बात ये निकल करके आती है कि ये कानून इंग्लैंड की विधायिका ने तो बना दिया था, इसको फॉलो कराने के लिए वारेन हेस्टिंग है, लेकिन इसको शक्तियां नहीं थी पहले, और शक्तियां दे दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। और यही वो एक्ट था जिस एक्ट के अंतर्गत भारत में प्रथम बार एक न्यायालय की स्थापना हुई थी। कोलकाता में वर्ष 1774 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय बना। और भी पूछता है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, तो सर एलिजा इम्पे। इसमें 3 न्यायाधीश हो सकते थे, 2 + 1, और जो एक मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। याद होगी बात, विधि में आपको पढ़ाते हैं, सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आगे देखते हैं जरा कि जब ये सब कार्य तो हो गई, इसी के समय में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1782 ईस्वी को 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसने की बनारस विद्यालय की स्थापना? जोनाथन डंकन ने। और कहाँ की गई थी? बनारस में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं जरा, और बढ़ते हैं। आपको याद हो एक घटना और कि वर्ष 1784 ईस्वी को विलियम जॉन ने कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 ईस्वी को। और कहाँ की थी? कोलकाता में। ये बात भी एग्जामिनर पूछता है। एक बात और आपने पढ़ रखी होगी कि वर्ष 1780 ईस्वी को 1780 ईस्वी को भारत में सबसे पहला समाचार पत्र का संपादन हुआ था। नाम बताइए। 1780-81 में नाम था उदत मार्तंड। बताओगे? गलत बातें। एक भारत में ये सबसे पहला समाचार पत्र का संपादन हुआ। नाम क्या था? बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, याद रहेगा कि बंगाल गजट का संपादन हुआ था कोलकाता से, और 1780 ईस्वी को हुआ। और संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की। बात को समझिए जरा क्या कहने। मैंने भी आपको क्या बातें समझाई? मैंने अभी आपको यह बात समझाई कि ये वाला एक्ट बना तो दिया किसने? इंग्लैंड की सरकार ने। भारत में वो विधायिका होगी, भारत में कार्यपालिका का सदस्य कौन हो, भूमिका कौन निभा रहा है? वारेन हेस्टिंग, उसके और अदर मेंबर के साथ।
न्यायपालिका स्थापित होगी इसी के अंतर्गत। समझिए 3 पोल हो गए, चौथे पोल की आवश्यकता थी। किसको कहते हैं फोर्थ स्टेट? पत्रकारिता को। पत्रकारिता किसका घोतक है? पढ़ रखा है आपने, फोर्थ स्टेट का। और फोर्थ स्टेट की जो स्थापना है वो मतलब पत्रकारिता की शुरुआत इसके समय में हो गई। ये जितने भी प्रश्न पूछता है वारेन हेस्टिंग्स से बोर्ड पर लिखे हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट अगला व्यक्ति आता है, रफ करें इसको, तो याद रखना है इसको, लिया होगा। जो छोटे गवर्नर जनरल या वायसराय आएंगे उनको हम छोड़ते जा रहे हैं ना, काम काम के पढ़ने हैं जिनमें से एग्जामिनर पूछता है, हम अभी केवल उनको पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्रश्न पूछता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक प्रश्न इसकी सन पूछता है, वो सन याद रखेंगे। एक ही प्रश्न पूछेगा सन वाले से, सुनिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहले तो यह कार्य किया गया, किसका जनक कहते हैं इसको? भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। क्यों? कि भारत में जो कार्यपालिका की भूमिका निभा रहा था वारेन हेस्टिंग, अब इसमें और आवश्यकता है ना, तो ये भी तो पुलिस विभाग भी किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका को बढ़ावा और भले अप्रत्यक्ष तरीके से हो, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कर दी इसके द्वारा। इसी के द्वारा और शुरुआत की गई भारत में, चलो, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी बंगाल में, इसकी सन पूछता है आपसे, वर्ष 1793 में। ये बात एग्जाम आपसे पूछता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, आप बताओगे क्या था ये स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त था। इसी को पहले मैं और नाम लिखूं इसके, इसी को कहा गया था जमींदारी व्यवस्था। इसी को कहा गया था सूर्य अस्त कानून। सूर्य अस्त कानून, या इसी को कहा गया जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी एसोसिएशन, ये व्यवस्था को होगा। क्या थी ये व्यवस्था? इसके अंतर्गत क्या कार्य किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कार्य किया इसके अंतर्गत कि भारत में जो बंगाल वाले क्षेत्र में जो किसान वर्ग थे, उन किसानों की जो भूमि थी, उन किसानों की भूमि को सौंप दिया जमींदारों को। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा अमरीश पुरी को जमींदार बने हुए, जमींदारों को सौंप दिया भूमि को, और जमींदारों से कह दिया कि अब ये भूमि आपके अधिकार क्षेत्र में है। 3 गांव 4 गांव जमींदारों को सौंप दिया, और आप इनसे टैक्स वसूलोगे। आप इनसे जो भी टैक्स वसूलोगे उसका 90% हिस्सा तो हमें दे दियो, जो टैक्स वसूल करके लाओ, और बाकी जो 10% बचा उसको अपने आप अपने पास रख लेना। ये थी इनकी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में टैक्स कितना लगाना है किस पर निर्भर है? जमींदारों पर। लेकिन यह कह दिया कि जितना भी वसूलोगे ना उसका 90% हमें देना है, और सूरज के छिपने से पहले पहले देना है। इसी को कहा गया था सूर्य अस्त कानून। बेमंटी नहीं करनी, जितना भी टैक्स वसूला जाए आपको सूर्य के छिपने से पहले पहले पहुंचाना है। कितना परसेंट? 90%। 10% अपने पास रखिएगा। अब क्या था, गलती कहां हो गई? ये हो गई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह नहीं कहा इन जमींदारों से कि आपको इतना % टैक्स वसूलना है। जमींदारों ने सोचा हम तो बस जल्दी जल्दी मालदार बन जाएं। अब उन जमींदारों ने क्या कार्य किया कि जनता पर मनमाने टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए। जनता पर मनमाने टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए, कृषकों पर मनमाने टैक्स। और जब जब हद होती है तब तब क्रांति होती है।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हद हुई तब तब क्रांति हुई। जब मन माने कर लगाने प्रारंभ कर दिए तो अगला जो हमारे एक दिन की क्लास रहेगी वो रहेगी किसान आंदोलन पर। जब आंदोलन हम पढ़ रहे होंगे तो इसी समय में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। जैसे पावना आंदोलन बंगाल से चला, नील आंदोलन बंगाल वाले क्षेत्र से चला, तेबागा आंदोलन दक्षिण से आंदोलन चला मालाबार से। कौन सा था? मालाबार आंदोलन ही था, दक्षिण भारत से चला था, केरल के मालाबार तट से। मोपला विद्रोह, सॉरी मोपला था ना, मोपला था, मालाबार तट से चला। तो जो किसान आंदोलन आएंगे वो किसान आंदोलन क्यों हुए? किसानों के आंदोलन क्योंकि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। और किसने कर दी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद इसके द्वारा अगला कार्य, इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया वो कार्य था कि भारत में इसने शुरुआत की। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या होती है नागरिक सेवा? नागरिक सेवा होती है कि जिस प्रकार से, ये तो गवर्नर ही हो गया भाई, और भी तो अधिकारी चाहिए, पर बात को समझिए, बस छोटे शब्दों में समझाते हैं। भारत में 3 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। जो डीएम है, डीएम वो भी तो पूरे जिले को संभालता है। क्या वो चुनाव के माध्यम से वहां तक गया है? नहीं, वो प्रशासनिक सेवा एक सदस्य है, वो नागरिक सेवा का एक सदस्य है। और 3 प्रकार की है, आईएएस, आईपीएस और एक आईएफएस। ये 3 प्रकार की भारत में प्रशासनिक सेवाएं हैं। इसकी ज्यादा डिटेल आपको मिलेगी जब पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो भारत में इस प्रकार की नागरिक सेवा की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत करती है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इस पर बात को समझिए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ रहे हैं, चलो इसके 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट, पुलिस व्यवस्था का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक और एक नागरिक सेवा का जनक, इसको कहा गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको रफ करते हैं। उसके बाद आया एक प्रश्न पूछता है आपसे सर जॉन शोर से। सर जॉन शोर। और ये सर जॉन शोर का एक प्रश्न क्या पूछेगा कि कौन सा वो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसने कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने अपनाई अहस्तक्षेप की नीति। क्या होती है ये अहस्तक्षेप की नीति, बताओगे? ये अहस्तक्षेप की नीति होती है। इस अहस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि इसने भारत में एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का मतलब क्या है कि भारतीय लोग जो भी कर रहे हैं ना, उन भारतीयों को करने दो। इसने उनको रोका नहीं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को करने दिया। इसको इसकी कहा गया अहस्तक्षेप की नीति। किसने शुरू की? सर जॉन शोर के द्वारा। सर जॉन शोर के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का एक ही पॉइंट बनता है, इसलिए इसको भी पढ़ा है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगले गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का क्या है इस बेहतरीन पॉइंट? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा एक तो भारत में महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया बंगाल वाले क्षेत्र में कि इसने भारत में शुरुआत की सहायक संधि की। पढ़ रखा आपने सहायक संधि। सहायक संधि की क्या होती थी ये सहायक संधि? एक तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बार बार पढ़ाया, एक होती थी संधि। संधि तो अलग थी। जब एक राजा युद्ध को जीतता था और दूसरा हार जाता था तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के सामने अपने को शर्तें रख देता था, वो संधि होती थी। लेकिन ये क्या शब्द लिखा है? सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या हुआ करती थी? ये सहायक संधि ये हुआ करती थी
कि जो छोटे राजा थे, दुग्गी तिग्गी राजा थे, उन राजाओं के पास, उन राजाओं को हमेशा एक तो डर बना रहता था कि कहीं दूसरा राजा हम पर आक्रमण ना कर दे। उन राजाओं को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं दूसरी सेना हम पर आक्रमण ना कर दे, या फिर डच हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, वो आकर के भारत में, हमारे क्षेत्र में एंट्री ना कर ले, हमसे लड़ाई झगड़े ना कर ले। ये इनको डर बना रहता था। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने चाल चली इसके लिए भी। अंग्रेजों ने क्या चाल चली? अंग्रेजों ने चाल ये चली, कहा इन छोटे दुग्गी तिग्गी राजाओं से कि भाई आपके पास छोटी सेना है और आपके बस में आपका साम्राज्य संभालना नहीं है, आपकी हेल्प हम करेंगे, हम देंगे आपको सेना, हम आपको सेना देंगे, हम आपके सीमा की निगरानी करेंगे। अंग्रेज क्यों कह रहे हैं ऐसा? अंग्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट है इस सेना के लगाने से। फायदा क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ हैं तो और किसी शक्ति की हिम्मत नहीं कि यहाँ आ जाए, और कोई शक्ति यहाँ पर अब आ नहीं सकती है। आप बताइए कि जैसे और थे ना, स्वीडिश, डेनमार्क, जब सेना लगी हुई होगी तो आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि एकाधिकार रहेगा। एकाधिकार मतलब इस क्षेत्र से केवल अपन ही व्यापार करेंगे, हम ही व्यापार करेंगे। हम कौन? अंग्रेज व्यापार करेंगे। आप बताइए जरा कि इस वाले राजा को, राजा बी है ये, इस वाले राजा को अपने क्षेत्र में सर्वाधिकार होना लाभदायक है या एकाधिकार होना लाभदायक है? एकाधिकार होना लाभदायक है। आप बताओ जरा कि पूरे बाजार में एक ही व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, पूरा गांव खरीदने के लिए गया है, गांव के लिए एकाधिकार के सर्वाधिकार? सर्वाधिकार। अगर यहाँ सारी कंपनियां आ जाए, 50 कंपनियां आ जाए, यहाँ बेचने वाला अकेला रह जाए, होड़ा होड़ पे पैसे मिलेंगे, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। अंग्रेजों को फायदा क्या हो गया? कोई आएगा नहीं, हम ही रहेंगे, एकाधिकार रहेगा। कहेंगे ना 2 रुपये किलो, बेचनी पड़ेगी इसको, कोई और अन्न देने के सेना लगा रखी है। भारतीय समझ नहीं पाए उसकी बात को। दूसरा प्रॉफिट क्या था? दूसरी बात क्या कही इन्होंने कहा कि हम अपने सेना रखेंगे, लेकिन एक शर्त और रखेंगे कि जो भी आपका मंत्रिमंडल होगा, जो भी आपका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल जैसे शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहते थे, मुगल काल में विजारत कहते, आज उसको मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट। आज भले ही उसके कई प्रकार हो, पॉलिटी में उसको पढ़ाएंगे कि उसमें एक व्यक्ति हमारा भी रहेगा, एक सर्जेंट हमारा भी रहेगा उसमें शामिल। जानते हो क्यों? भारतीय को तो पता ही नहीं कि भाई एक व्यक्ति तो रखना क्या जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा ऐसे थोड़ी ना है, अंग्रेज सीधे साधे थोड़ी ना है। उनको पता रहेगा कौन कौन से टैक्स लगा रहे हैं, कितना वसूला गया है, कितनी सेना है, कितनी थल सेना, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितनी क्या क्या नीतियां बना रहे हैं, सारी नीतियों का पता रहेगा ना अब इसको। और ये सूचनाएं किसको देता रहेगा? इंग्लैंड को। किसको? वायरेदली की सहायता से पूरी बात सब कुछ पता रहेगी। कितनी बढ़िया बात है। अब इन अंग्रेजों के फसाए में सबसे पहले कौन आया? बताओ। आंसर तो आपको पता है, हैदराबाद का निजाम। क्या नहीं जानते? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? हैदराबाद का निजाम। कितनी बार पूछ चुका है इस सवाल को हैदराबाद के निजाम ने। क्या स्वीकार की? सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारत का शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ये कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है, आज आपको पता चल गया क्या थी ये। उसके बाद आगे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन सा वो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, जिस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था समझिए, इसकी कहानी को भी समझिए। जो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? ये था कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भारत में नागरिक सेवा, प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किसके द्वारा कर दी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन जो IAS PCS अधिकारी जैसी अब उनको ट्रेनिंग भी तो दी जाएगी, उनको सिखाया भी तो जाएगा कुछ कि कैसे कैसे सत्ता चलाने, कैसे कैसे। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोलकाता में किस कॉलेज की स्थापना की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज। याद करिए वो किला, फोर्ट विलियम का किला जो बन रहा था,
अधूरा ही बना था। सिराजुद्दौला ने 146 व्यक्तियों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया था। उसी को अब किस में निर्मित कर दिया गया? कॉलेज में। फोर्ट विलियम किला बन रहा था ना, तो फोर्ट विलियम किला वो क्या बना फिर आगे चलकर? वो कॉलेज बना, फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसने की? इसका उद्देश्य क्या था? नागरिक सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नागरिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। एक पॉइंट और रह रहा है इसका, एक प्रश्न और एग्जाम राजनीति का पूछता है, कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? याद करिए, लॉर्ड वेलेस्ली। कितनी बार पूछा जाता है ये भी। ये अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था कि मैं बंगाल का शेर हूं अपने आप को। किसको बंगाल का शेर? और भी किसी को कहा जाता है क्या? बताइए। आशुतोष मुखर्जी। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल टाइगर बता दो कि किसको बोलते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? सौरभ गांगुली को। याद है? बताइए जरा, किसे कहा जाता है पंजाब का शेर? लाला लाजपत राय। जब आगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। कहाँ रख दिया मैंने इसका? पंजाब का शेर किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के जितने प्रश्न बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आगे और जो काम का व्यक्ति आया वो आया लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग को समझिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग क्या है? आपसे एग्जामिनर ये वाला प्रश्न पूछता है कि भारत में पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को। इसने क्या? पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी क्या होते थे? पिंडारी होता था लूट मार करने वालों का गिरोह। लूट मार करने वालों के गिरोह को क्या कहते थे? पिंडारी। ये पिंडारी भी क्या थे? ये इनकी भी बेचारों की मजबूरी थी। और मजबूरी भी क्या थी कि जब भारत में जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई तो ये जनजातीय वाला क्षेत्र था। तो उस समय में इन पर इतनी यातनाएं दी गई कि इनको जो ना इस क्षेत्र से मार खदेड़ करके भगा दिया गया था। राजस्थान वाले क्षेत्र में ये चले गए थे और अब ये ऐसे क्षेत्र में रहने लग गए ये लोग, ये पिंडारी लोग, कि वहाँ अनाज तो होता नहीं है रेगिस्तान में, बेचारे खाएं क्या? यहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहते थे, महाराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, इनको यहाँ से भगा करके ऊपर भेज दिया गया, राजस्थान भेज दिया गया, वहाँ रहने लग गए। और जब इनके वहाँ की भूमि में कुछ उगाने के लिए नहीं है तो ये क्या करेंगे? बेचारे मार काटे करेंगे। तो ये क्या करते थे? गिरोह बना करके धन वो लूटा करते थे, अनाज। देखना आप कौन सी फिल्म में दिखाया है? ये दिखाया गया वीर फिल्म में। मिथुन चक्रवर्ती को उसमें पिंडारी बना हुआ दिखाया गया है। जैकी श्रॉफ को उसमें जमींदार बना हुआ दिखाया गया है और उसके बेटे को जो है वो मिथुन चक्रवर्ती का जो बेटा है सलमान खान दिखाया गया उसमें ये सबको देखने को मिलता है। लूट मार करने वालों का गिरोह हुआ करता था और इनको समाप्त कर दिया। इनका दमन करना का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को।
पिंडारियों के दमन का श्रेय। एक पॉइंट बस इससे बनता है, वो मैंने लिखा दिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे कौन सा आएगा काम का? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कोई एक कार्य बताइए, कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा, जल्दी जल्दी मुलाकात कराइए। सबसे पहले कौन आया इनमें से? रॉबर्ट क्लाइव। क्या कार्य किया रॉबर्ट क्लाइव ने? भारत में सत्ता ही स्थापित करती, और क्या कहा गया उसको? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। उसके बाद हमने काम का व्यक्ति कौन पढ़ा? वारेन हेस्टिंग। भागवत गीता का अनुवाद, समाचार पत्र, बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद अगला कौन सा पढ़ा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, भारत नागरिक सेवा की शुरुआत की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और स्थायी बंदोबस्त। सहायक संधि की शुरुआत फिर उसके बाद किसने की? नहीं, सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली, और दोनों के बीच में आया था सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर ने क्या किया? हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब उसने कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले काम के व्यक्ति को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और बीच में आए कई सारे, उन सबको छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक काम का व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब चेंज होने वाला है थोड़ा सा इतिहास। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बना, आ तो गया था ये पहले ही, ये आ गया था वर्ष 1828 ईस्वी को। 1828 ईस्वी में ये बन गया था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। और जब ये आया तो इसने भी अच्छे कार्य किए। जैसे आपको याद हो कि राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में क्या कार्य किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया। और सती प्रथा का अंत अकेले राजा राम मोहन राय ने नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने तो लोगों को समझाया था कि सती प्रथा गलत है, लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में कुछ ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जो इसको पसंद नहीं आती थी। जैसे दक्षिण में एक विद्रोह हुआ था, वेलोर विद्रोह। वेलोर विद्रोह हुआ था। वेलोर विद्रोह क्या था? वो दक्षिण के जो लोग हैं ना, वो माथे पर टीका लगाते, तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं बड़ा वाला, पूरा माथा ही पोत लेते हैं। वो जैसे रावण लगाता था ना बड़ा वाला, रावण वाला, वो बड़ा वाला लगाते, पूरे का पूरे हल्दी चंदन लपेटे थे, वो स्पष्ट नहीं था। उसके बाद वो जो पुरुष थे साउथ भारत के, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी चलता था ये सब कुछ, वो कानों में बड़े बड़े से कुंडल लटकाते थे, पूरे कड़े डाल लेते थे। वो उसको ये पसंद नहीं आता था। इसने इसका विरोध किया, इसको समाप्त कर दिया कि ये नहीं चलेगा। तो दक्षिण से एक विद्रोह हुआ, वेल्लोर विद्रोह। पूछेगा अब एग्जामिनर कि वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वेल्लोर विद्रोह हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। इसको भारत में एक प्रथा और बड़ी खराब लगी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत कब कर दिया? वर्ष 1829 ईस्वी को। 1829 ईस्वी को सती प्रथा समाप्त। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी के अतिरिक्त इसने एक और कार्य किया, इसी ने और कार्य किया कि भारत में शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसने ये कार्य किया। इसके अतिरिक्त 1826 ईस्वी में आपको याद हो कि भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसका नाम क्या था? उदत मार्तंड। अब था वो उदत मार्तंड का प्रकाशन, हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। उदत मार्तंड का संपादन किसके समय हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। अब पढ़ते हैं इसके आगे की कहानी को। ये तो कार्य तो इसने कर दिए, अच्छे कार्य। फिर क्या होता है? अब धीरे धीरे इसका जो विस्तार है वो और बढ़ता चला गया।
अब इसके समय में इसने एक कार्य और किया, 1830 ईस्वी में भारत से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा क्या हुआ करती थी? ठगिया का एक ग्रुप होता था कि जिस प्रकार से नाई धोबी मोची होते थे, उनका व्यवसाय होता था कि नाई का बाल काटना, मोची का जूते बनाना, इनका व्यवसाय ही था ठगना। इतना भी बच्चा भी था ना, इतना बच्चा भी अगर छोटा सा भी अगर होता था तो उसको पैंट पहननी बाद में सिखाते थे, पजामा बांध रहा है उसको बाद में सिखाते थे, पहले दिखाने के लोगों को ठगना कैसे है। तो पूरा महिलाएं भी, पुरुष का व्यवसाय ही ये था, तो उसको समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अच्छे कार्य करता जा रहा है। इसके समय में क्या हुआ कि वर्ष 1833 ईस्वी को इंग्लैंड से एक एक्ट और आया। नाम क्या? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 आया और इस चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत क्या कहा गया? इस एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया कि अब तक जो गवर्नर जनरल केवल बंगाल का हुआ करता था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। बन तो ये 28 में गया था, 28 से 35 तक रहा, लेकिन 28 से कब तक रहा? 1835 तक। लेकिन 33 में कौन सा एक्ट आ गया? चार्टर 1833। और इस चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत अब जो हम बार बार बंगाल पढ़ रहे थे, अब ये बंगाल का नहीं पूरे भारत का हो गया। प्रश्न बोल रहे हैं बंगाल का अंतिम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। याद रहेगा आपको, बिल्कुल आसानी से पढ़ करके चल रहे हैं। ये बड़ी उलझन वाले पॉइंट हैं कि गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, भारत का कौन था, बंगाल का कौन था, वायसराय कौन था, ये खिचड़ी बन जाती है इन सब में। हाँ, और अब एग्जामिनर आगे जो इस भी प्रश्न आपसे पूछेगा, इसमें से पूछेगा। इसके अतिरिक्त इस चार्टर एक्ट 1833 में और क्या कार्य किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ब्रिटिश के एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत यह बात कुछ समझ नहीं आई क्या? नहीं आई समझ बात? बताओ क्या कहना चाह रहा है? तो सुनिए जरा, क्या था? ये था, आपको मैं बताऊं कि 1800 मैंने पढ़ाया हो आपको, 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813। याद रखना है, 3 सवाल बताएंगे यहाँ के। चार्टर एक्ट 1813 आया और 1813 से कुछ समय पहले से क्या होता था, इससे पहले से कुछ समय से ऐसे होता था कि उस क्षेत्र में, भारत में जो बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल के ही मान लीजिएगा, कि उस क्षेत्र में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी। उसको कहते थे एकाधिकार। याद है? उसको एकाधिकार कहते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 आया, उसके अतिरिक्त क्या कहा गया? इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल किस पर सुरक्षित रखा था? चाय पर कि अब कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी यूरोपीय कंपनी आकर के व्यापार कर सकती है, लेकिन चाय पर आज भी हम करेंगे। और कितने वर्षों के लिए सुरक्षित रखा गया चाय पर व्यापार को? 20 वर्ष के लिए। 20 वर्ष के लिए इसको सुरक्षित रखा गया। और वो 20 वर्ष कब पूरे हो गए? वो पूरे हो गए 1833 को। और अब मैंने लाइन लिखी कि जो चाय पर अभी भी आज बंगाल वाले क्षेत्र में अकेले इंग्लैंड व्यापार कर सकता था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। पता चल गया? ये बात आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी थी। लेकिन ये भी प्रश्न पूछेगा कितने वर्ष तक सुरक्षित रखा गया था चाय पर? 20 वर्ष। और चार्टर 1813 का एक प्रश्न और पढ़ा होगा कि भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे? चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हुए। और ये दूसरा एक्ट आया शिक्षा से संबंधित, आपको याद होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। अंग्रेजी शिक्षा का जनक। तो मैकाले कौन था? ये मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य था। और इस मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कहा कि अगर हम भारतीयों को
अंग्रेजी भाषा में अगर पढ़ाते हैं तो आगे चलकर हमारे काम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? वो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाओ, इनको अपने ही काम आएंगे। कितनी बढ़िया राय दी। भारतीयों को कहा कि हम तो आपको पढ़ाएंगे, भारतीय ने कॉलर खड़ा कर लिया, आप तो पढ़ने का मौका मिले। ये समझ नहीं रहे कि हम पढ़ किसके लिए रह रहे हैं, दूसरों के सपनों को पूरे करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले को भारत में क्या कहा गया? अंग्रेजी शिक्षा का जनक। अब आपको बातें याद होंगी कि वर्ष 1835 भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होगी लॉर्ड मैकाले के समय में, और वर्ष 1835 ईस्वी में इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। समय क्या हुआ है? 5:06। एक पॉइंट और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। अपने घर ही तो जाना है, और क्या करना है। इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से। हो गया इतना कुछ? सही बात है, लेट हो जाओगे तो खाना भी बना बनाया मिलेगा फिर तो, है ना। बनाना ना पड़ने का रफ कर दिया मैंने इसको। ये तो याद रहेगा आपको, एक लाइन लिख देनी थी इसको, याद ना रहे तो आपको, कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल। समझा तो दिया था, बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा आएगा? अब किसको पढ़ें इसके बाद? इसके बाद एक व्यक्ति और पढ़ लेते हैं काम का, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ, इसका प्रश्न भी पूछता है एक। चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता। इसने अपने कार्यकाल में एक जन्मदाता नहीं, सॉरी मुक्तिदाता बोलना है था ना, मुक्तिदाता कहते हैं। मतलब इसने ये था कि जो पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता से जो नियंत्रण था, उस नियंत्रण को हटा दिया। जिसकी मर्जी है, जो समाचार पत्र छापना चाहो छाप सकते हो। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन आएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भी अभी समाप्त कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक आया? 48 से लेकर 56 तक। 1848 से लेकर ये रहा वर्ष 1856 ईस्वी तक। अब इसने कार्य के महत्वपूर्ण, एक तो इसके समय में क्या कार्य हुआ था? इसके समय में द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध का। लेकिन हुआ क्या, इसमें जो महाराणा थे, राजा था वहां का महाराजा, उस शासक से इसने क्या कार्य किया? उस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को छीन लिया था। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा छीन करके इसने इंग्लैंड की महारानी को भेंट कर दिया था। जिससे वो प्रसन्न हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई उस हीरे को पा करके। तो पता ना, आभूषणों से तो गहने ना चाहे, चलो खैर छोड़ो, है ना। उसको पाकर के वो हो गई खुश बिल्कुल। और इसने जब फिर क्या कार्य किया? 1848 ईस्वी में ही इसने भारत में शुरुआत कर दी थी राज्य हड़प नीति की। याद होगा, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति को क्या कहेंगे? व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स, इसको कहा गया। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स यानी राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति ये थी कि अगर किसी राजा के पास में उसका वंशानुगत संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, यानी तब उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगी। ये ऐसा कह दिया। अब जो झांसी की रानी थी,
झांसी की जो रानी थी, उस झांसी की रानी की जो संपत्ति थी, वो तो उनके जो पति थे गंगाधर राव, वो तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो पुत्र थे दामोदर राव, वो गोद लिए हुए थे। अब झांसी की रानी क्यों ना लड़े? 1857 क्रांति का कारण बनी ना ये घटना। किसने शुरू की थी इसको? सबसे पहले व्यापक सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने। और इसको अपनाने वाला सबसे पहले, यानी इसको ये सबसे पहले पूछेगा कि इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले किसको हड़पा गया? सतारा को, महाराष्ट्र में। क्या लिखा है? सर्वप्रथम सतारा। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले किसको हड़पा इसने? सतारा को। झांसी जैसे क्षेत्र को भी हड़पा। आगे पढ़ते हैं। इसके द्वारा और शुरुआत की गई थी इनाम कमीशन की। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन की शुरुआत हुई की लॉर्ड डलहौजी ने। और ये इनाम कमीशन क्या था? ये इनाम कमीशन हुआ करता था कि इसने पता लगवाया कि कौन कौन सी भूमि सरकारी भूमि है और जिससे टैक्स नहीं आता। नहीं, सरकारी नहीं, बस ऐसा कहा कि कौन सी ऐसी भूमि है पता करो कि जिस भूमि से टैक्स की प्राप्ति नहीं होती, कर प्राप्त नहीं होता। पता लगवाया और कहा कि जो जो भूमि से टैक्स प्राप्त नहीं होता ना, जो लोग टैक्स नहीं देते उनके पास भूमि है, वो सारी भूमि सरकारी। इसको कहा गया इनाम कमीशन। पता लगवाया कि किस किस भूमि से टैक्स नहीं मिल रहा है, और फिर तो इसने वो टैक्स लेना ही शुरू नहीं किया। भूमि कह दिया ये भूमि कैसी है? ये सरकारी है, ऐसा कह दिया इसने। इनाम कमीशन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और राज्य हड़प नीति भी इसी के द्वारा शुरू की गई। कुछ अच्छे कार्य भी किए लॉर्ड डलहौजी जी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कार्य अच्छे क्या किए कि आपको याद हो कि सिक्किम को भारत का हिस्सा किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया। 2 डॉक्टर थे अंग्रेज, जैसे तैसे करके, और जो सिक्किम के क्षेत्र था वो किसी अधिकार क्षेत्र में था अलग। तो उनका बहाना लेकर के डॉक्टरों का कि हमारे डॉक्टरों के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, ऐसा करके इस लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम के राजा पर आक्रमण करके सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। कितनी बढ़िया बात। लेकिन बाद में तो चला गया था ना तिब्बत में, ये बाद में तो बनाया, फिर तो अपने लिए कोई प्रॉफिट नहीं था, बाद में तो अपने को तो अलग तरीके से मिला। फिर तो सिक्किम को भारत का हिस्सा किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ रखा है कि जब सिक्किम को इसने भारत का हिस्सा बना लिया तो अब उत्तर तक हो गया, पहाड़ी क्षेत्र तक। तो अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बनाएगा फिर? वहां शिमला में। इसने अपनी राजधानी अपने सैनिकों को लगा दिया। कहां? शिमला में। अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी ने किसको बनाया? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण कार्य इसने किया कि वर्ष 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल, बताओ आगे की कहानी तो खुद ही बता दो। 1853 ईस्वी को सर्वप्रथम ट्रेन चलवाई। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे तक इसने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलवाई। ये कार्य किया। इसके अतिरिक्त तो और बेहतरीन कार्य इसने किया कि कोलकाता से लेकर आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछवा दी इसने। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने की थी? वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1854 ईस्वी को इसने भारत में एक कानून पारित किया, डाक अधिनियम। और डाक अधिनियम के अंतर्गत क्या होता था कि इसने कहा कि अब इससे पहले डाक व्यवस्था तो प्रचलित थी, शेरशाह सूरी ने की थी, और अगर अब डाक व्यवस्था का उपयोग कोई व्यक्ति करता है, मतलब अपनी चिट्ठी दूसरे स्थान तक भेजता है, तब उसको 2 पैसे का एक टिकट लगाना पड़ेगा, फ्री नहीं होगी। अब ये पहले जो सेना थी
पहले जो डाक व्यवस्था प्रचलित थी वो सेना के लिए थी और सेना की चिट्ठी उनके घर तक फ्री में पहुंच जाया करती थी। लेकिन जब ये आया तो इसने कहा सेना को भी लगाना पड़ेगा, अब तो डाक टिकट की शुरुआत कर दी। जो सेना इससे नाराज हो गई, आगे चल के लॉर्ड कैनिंग के समय बिगड़ करके सेना ने आक्रमण किया था। अब ये कारण भी पढ़ करके चल रहे हैं साथ साथ कि भारत में जो सैनिक विद्रोह कहा गया 1897 क्रांति को, उसके कारण क्या क्या थे। एक कारण नहीं था, उसके कई कारण थे ना। मुखिया कारण तो पूछता है कि मुखिया कौन सा, चर्बी लगे